सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में उत्थानम शब्द की सिद्धि करेंगे। उत्थानम उत्थानम इस शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा उद धन स्थानम। उद धन स्थानम बराबर उत्थान। तो जो उत्थानम है इस शब्द का संधि विच्छेद हो गया उद धन स्थानम। अब यहाँ पर देखिए उद उपसर्ग है और इसके बाद स्थानम ये स्था धातु है। तो उद उपसर्ग के बाद स्था धातु है। तो इस स्थिति में एक सूत्र आता है उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य। उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य। इस सूत्र का अर्थ है उद उपसर्ग से स्था और स्तंभ धातुओं के परे होने पर स्था और स्तंभ के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश होता है। उद उपसर्ग से स्था और स्तंभ के परे होने पर स्था और स्तंभ के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण आदेश होता है। उदः स्था स्तंभो इस सूत्र का ये अर्थ है। इसका मतलब है, अब देखिए यहाँ पर उदः स्थानम, यहाँ पर उद उपसर्ग है, इसके बाद में स्था धातु है, स्थानम स्था धातु का रूप है। तो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार उदः स्था स्तंभो पूर्व, इस सूत्र के अनुसार संपूर्ण स्थानम के स्थान पर दा का सवर्ण आदेश होता है, आदेश प्राप्त होता है। अब इसके आगे एक दूसरा सूत्र आता है तस्माद्युत्तरस्य। तस्माद्युत्तरस्य ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है पंचम्यंत पद से निर्दिष्ट किया हुआ कार्य व्यवधान रहित पर के स्थान पर होता है। पंचम्यंत कौन है? अब उदः स्था स्तंभो इस सूत्र में देखिए जो उदः है इसमें पंचमी विभक्त एक वचन है। तो तस्माद्युत्तरस्य कहता है पंचम्यंत पद से निर्दिष्ट। तो उदः से निर्दिष्ट कौन सा पद है? उद है। तो उद से निर्दिष्ट किया हो कार्य व्यवधान रहित पर के स्थान पर, पर मतलब स्थानम के स्थान पर यह कार्य होगा, मतलब पूरे स्थानम के स्थान पर यह आदेश प्राप्त होता है। क्या? दा का श्रवण आदेश प्राप्त होता है। तो ये रहा तस्माद्युत्तरस्य इस सूत्र का अर्थ। पंचम्यंत पद से निर्दिष्ट किया हुआ कार्य व्यवधान रहित पर के स्थान पर होता है। तो इस सूत्र के अनुसार संपूर्ण स्थानम के स्थान पर दा का श्रवण आदेश प्राप्त होता है। तो अगर पूरे स्थानम के स्थान पर दा का श्रवण आदेश प्राप्त हो जाएगा तो हमें रूप की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो इसके बाद एक और सूत्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य जब कोई आदेश संपूर्ण शब्द के स्थान पर प्राप्त होता है, पूरे स्थानम के स्थान पर अगर ये आदेश प्राप्त हो रहा है तो अलो अंत्यस्य ये सूत्र कहता है कि जो अंतिम अल होता है, अंतिम अल जैसे यहाँ पर स्था है, क्योंकि ये स्था धातु का रूप है, स्था है, तो अलो अंत्यस्य सूत्र कहता है कि अंतिम अल के स्थान पर यह आदेश प्राप्त होगा। तो अंतिम अल स्था धातु में जो अंतिम अल है वो था के बाद जो दीर्घ आकार है, ये दीर्घ आकार स्था का अंतिम अल है। तो अलो अंत्यस्य सूत्र से स्था के अंतिम अल अर्थात दीर्घ आकार सूत्र से स्था के अंतिम अल दीर्घ आ के स्थान पर यह आदेश प्राप्त होता है। तो अगर दीर्घ आ के स्थान पर भी ये आदेश प्राप्त हो जाएगा, मतलब दा का श्रवण आदेश प्राप्त हो जाएगा, तो भी हमें रूप की सिद्धि नहीं होगी। तो इसके लिए आगे एक और सूत्र आता है आदेः परस्य। आदेः परस्य ये सूत्र कहता है पर के स्थान पर विहित कार्य उसके आदि वर्ण के स्थान पर होता है। स्था धातु के अंतिम आकार के स्थान पर अलो अंत्यस्य सूत्र से यह कार्य यह आदेश प्राप्त होता है। कौन सा आदेश?
दा का सवर्ण, पूर्व वर्ण का सवर्ण, पूर्व वर्ण दा है तो दा का सवर्ण अंतिम आ के स्थान पर प्राप्त होता है अलो अंत्यस्य सूत्र से। इसके बाद आता है सूत्र आदेह परस्य। आदेह परस्य सूत्र कहता है पर के स्थान पर विहित कार्य, मतलब अगर आ के स्थान पर जो कि स्थ धातु का अंतिम अल है, उस अंतिम अल आ के स्थान पर विहित कार्य उसके आदि वर्ण के स्थान पर होता है। मतलब स्था का जो आदि वर्ण सकार है, इस सकार के स्थान पर यह आदेश प्राप्त होगा। तो दा का सवर्ण सा के स्थान पर प्राप्त होता है। अब लेकिन अब आगे दिक्कत ये आ रही है, दा के कई सवर्ण हैं, दा के 5 सवर्ण होते हैं, ता था दा धा ना। ता था दा धा ना, जो ता वर्गीय वर्ण हैं वो सब एक दूसरे के सवर्ण हैं। मतलब ता के 5 सवर्ण हैं, था के 5 सवर्ण हैं, दा के 5 सवर्ण हैं, तो यहाँ पर दा के 5 सवर्ण प्राप्त होते हैं। किस वर्ण का आदेश प्राप्त होगा? तो अब आगे स्थानीय अंतरतमा सूत्र आता है। स्थानीय अंतरतमा, इस सूत्र की व्याख्या हम लोग इको यड़च के संदर्भ में कर चुके हैं। यड़ संधि में स्थानीय अंतरतमा सूत्र कहता है स्थानीय के अत्यंत सदृश वर्ण का ही आदेश प्राप्त होता है। स्थानीय कौन सा होता है? जिसके स्थान पर कोई आदेश प्राप्त होता है। जैसे स्था धातु में यहाँ पर सकार के स्थान पर आदेश हो रहा है आदेह परस्य सूत्र से, तो यहाँ पर जो सकार है ये स्थानीय है। तो स्थानीय अंतरतमा कहता है स्थानीय मतलब सकार के जो अत्यंत सदृश वर्ण होगा, मतलब इन 5 वर्णों में से सकार के जो अत्यंत सदृश होगा उस वर्ण का आदेश प्राप्त होगा। जो सादृश्य होता है वह 4 प्रकार का होता है। एक स्थानकृत सादृश्य होता है, दूसरा अर्थकृत सादृश्य होता है, गुणकृत और प्रमाणकृत। 4 प्रकार के सादृश्य होते हैं। तो 4 प्रकार की समानता होती है, 4 प्रकार के सादृश्य होते हैं, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। तो स्थान के सादृश्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्थान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सा का जो उच्चारण स्थान है वह लितु लसा नाम दंता है, इसका भी उच्चारण स्थान दंत है और इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। तो सभी वर्णों का आदेश तो नहीं प्राप्त हो सकता है। तब हम आगे गुणकृत सादृश्य देखेंगे। गुण की सादृश्य इन दोनों में विद्यमान है। मतलब गुणकृत जो सादृश्य होता है वो प्रयत्नों के आधार पर देखा जाता है। तो सा का वाह प्रयत्न, तो प्रयत्नों की दृष्टि से अगर सादृश्य देखा जाए तो सा का जो वाह प्रयत्न है वह विवार, श्वास, अघोष तथा महाप्राण है। सा का जो बाह्य प्रयत्न है वह विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण है। और यही वाह प्रयत्न था का भी होता है। यही ता था दा धा ना, इनमें था का जो वाह प्रयत्न है वह विवार, श्वास, अघोष और अल्पप्राण है। तो सकार और थकार इन दोनों का वाह प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण है। तो इस दृष्टि से वाह प्रयत्न की दृष्टि से सा के अत्यंत सादृश्य वर्ण जो है वह थकार है, इसलिए सा के स्थान पर थकार ही आदेश होगा। तो सा के स्थान पर था आदेश होने पर रूप बनेगा उद धन था, ऐसा रूप बनेगा। तो उद धन सा के स्थान पर था आदेश हो गया और था बचा। अब आगे एक सूत्र आता है झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे, ये सूत्र कहता है हल से परवर्ती, हल मतलब व्यंजन, व्यंजन से परवर्ती झर का विकल्प से लोप होता है सवर्ण झर परे होने पर। झर प्रत्याहार तो झभय घड़धस से लेकर के सर के रकार तक है। मतलब प्रत्येक वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले अक्षर, साथ ही साथ
तीनों सा मिला करके झर प्रत्याहार, ये सभी वर्ण झर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो हल के बाद मतलब व्यंजन के बाद अगर झर प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद में झर प्रत्याहार का वर्ण फिर से है, तो इस झर प्रत्याहार के वर्ण का विकल्प से लोप हो जाएगा। मतलब एक पक्ष में लोप होगा और दूसरे पक्ष में बना रहेगा। तो इसके बाद लिखा जाएगा हलदा से परवर्ती झर, दा से परवर्ती, दा हल है व्यंजन है, उसके परवर्ती झर वर्ण का वर्ण झर प्रत्याहार का वर्ण थकार है। झर था का विकल्प से लोप प्राप्त होता है, इस था का विकल्प से लोप प्राप्त हो जाएगा सवर्ण झर परे होने से, सवर्ण झर प्रत्याहार का वर्ण परे होने से। ऐसी स्थिति में था का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो एक पक्ष में लोप हो जाएगा तो रूप बनेगा उद धन था। दूसरे पक्ष में रूप बनेगा उद, लोप नहीं होगा तो था, ऐसा रूप बनेगा। इसके बाद एक सूत्र आता है खरिचा, ये सूत्र कहता है खर परे होने पर, खरी एक खर प्रत्याहार का सप्तमी विभक्त एक वचन का रूप है, तो सप्तमी विभक्त एक वचन का रूप होने के कारण इसका अर्थ हो जाएगा खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है, चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर जो थकार है ये खर प्रत्याहार के वर्ण के अंतर्गत आता, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और जो दा है ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में झल के स्थान पर मतलब दा के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। चर का मतलब प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और तीनों सा। तो दा के स्थान पर वर्ग का प्रथम वर्ण मतलब ता आदेश हो जाएगा। तो उद धन था, दा के स्थान पर जब ता हो जाएगा चर तो हो जाएगा उत, दा के स्थान पर ता हो करके उत धन था। चूँकि आगे जो प्रत्यय जुड़ा हुआ था ल्युट प्रत्यय उसको जोड़ करके हो जाएगा नम, उत धन थानम बराबर हो जाएगा उत्थानम, ऐसा रूप बन जाएगा। और जब दूसरे पक्ष में था का लोप नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में रूप हो जाएगा, यहाँ पर भी खर्चा सूत्र लगेगा। यहाँ पर भी जो था है एक खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जो दा है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी स्थिति में रूप बन जाएगा उत्थानम, एक ये रूप बनेगा, दूसरा उत्थानम ऐसा रूप बनेगा। दूसरे रूप में हलंत थकार भी रहेगा और हलंत तकार भी रहेगा। तो ये दो प्रकार के रूप बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि उत्थानम की रूप सिद्धि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नहीं तो अगर आप लोगों को कम समझ में आया तो एक दो बार वीडियो देखिए और किताब पढ़िए, आपको निश्चय ही आपको इसकी रूप सिद्धि समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कहाँ पे समझ में आ रहा है, क्या हमारी वीडियो में कमी रह गई है, ताकि मैं उस चीज़ को दूर कर सकूं। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।